अब जरा बिहार की तस्वीर आप देख लीजिए। बिहार में भी जो मुस्लिम बहुल सीटें उनकी बात हम करेंगे। जैसे किशनगंज की सीट है, ये सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी 2019 के चुनाव में। 65% मुस्लिम वोट है यहां पर, 65% हिंदू वोट जो माइनॉरिटी में है यहां पर। यह सीट कांग्रेस के पास थी, इस बार भी कांग्रेस वहां दिखाई दे रही है। यहां आपको एक बंटवारा सा दिखाई देगा। 61% वोट जाता है एनडीए के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को, अन्य को 30%। इसमें छोटे दल भी होंगे, ओवैसी साहब की पार्टी भी इसके अंदर होगी, निर्दलीय भी इसके अंदर होंगे। एनडीए को लेकिन किशनगंज के अंदर 9% मुस्लिम वोट मिल रहा है। ये अभी सब जब से मैंने सर्वे दिखाना शुरू किया बहुत सारी सीटों में पहली बार 9% वोट देख रहा हूं मैं, वो भी बिहार की एक सीट पर। तो बिहार में जैसा मुसलमान सोचता है और यूपी में या देश के बाकी हिस्सों में कुछ फर्क दिखता है आपको वासित अलीजा क्या? विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नबी के निर्माता है। ऐसे नेता इस मातृभूमि पर बस एक बार ही आता है। आज जो मुसलमानों का योजनाओं के अंदर जो बंटवारा है वो अब तक देश आज़ाद होने के बाद सबसे ज़्यादा है। 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप मुसलमानों को मोदी जी की सरकार के अंदर मिली है, मुस्लिम बच्चों को। कांग्रेस की सरकार के अंदर यही स्कॉलरशिप 5 करोड़ थी। हज का कोटा 95,000 से 1,75,000 करने का काम भी मोदी जी ने किया है। ये काम करने वाले मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने 10 साल के इस कार्यकाल के अंदर, जिसमें 2 साल जो है कोरोना के कारण भी हज बाधित रहा, तो इसको वरना 1,95,000 उन्होंने करवा लिया था। ये एक ऐसे, और जो अकेली महिला है जो हज के लिए जा सकती है, ऐसा कानून लाने वाले, ऐसी छूट लाने वाले मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं। मैं केवल देख रहा हूं कि आज पहली बार मुझे लगा यहां पर आपके सर्वे के अंदर आकर के आप जो बंटवारा दिखा रहे हैं, इस बंटवारे के अंदर सबसे बड़ी बात है कि इंडी अलायंस का जो वोट बैंक है मुसलमानों में वो घटा है। ये घटा है, और पिछले चुनाव 2022 के चुनाव में जहां आप 90% बताया करते थे, कहीं भी ये 80% से ऊपर नहीं गया है। आप अपना 9% नहीं देख रहे हैं, दूसरे का 90 नजर आ रहा है आपको। बिल्कुल, आपको 9% भी वोट मुश्किल से मिल रहा है। ये जो बंटवारा है, जो नहीं जानते उनको बता दूं, बीजेपी से है ये जो बंटवारा है ये भारतीय जनता पार्टी की ओर आएगा, क्योंकि आज मुसलमान दूसरी पार्टी देख। मैं दिखा देता हूं आपको किशनगंज के बगल वाली सीट, कटिहार की सीट आपको ही दिखा देता हूं। यहां से जेडीयू के उम्मीदवार जीत गए थे, और उस वक्त 2019 के इलेक्शन में जेडीयू एनडीए में थी, तो ये एनडीए को सीट मिली थी 2019 के अंदर। 42% मुस्लिम वोट वाली सीट कटिहार, कांग्रेस के तारिक अनवर हार गए थे यहां से, जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी जीत गए थे। यहां देखिए आप, जिस बंटवारे की वो बात करें, आज जो वो कह रहे हैं कि वोट घट रहा है, आप 75% कम वोट मानते हैं? 75% वोट आज भी कटिहार की सीट पर मिल रहा है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को, आपको मिल रहा है 10%। अच्छा है, मैं तो कहता हूं 10% भी कम, मतलब आपको आ रहा है तो ठीक ठाक ही आ रहा है। नहीं, हम पूरे देश में लगभग 20% के वोट आसपास पाएंगे, क्योंकि बड़ी 20% मुस्लिम वोट भाजपा को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और ये चुनाव के बाद, मेरी बात आप याद रखिएगा, मैं चुनाव के बाद आपसे मिलूंगा, एक बार याद दिलाऊंगा अपनी बात को। और ये इसलिए मिलेगा कि पहली बार गरीब मुसलमान के लिए काम मोदी जी की सरकार के अंदर हुआ है। पहली बार उनके लिए राशन की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, उनकी गरीब बेटियों की शादी की व्यवस्था, पहली बार जिस पसमानदा समाज की हम बात करते हैं, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने वास्तव में चिंता की, उनको योजनाओं में हिस्सेदार बनाया, उनको सरकार में और शासन के अंदर बिठाया, उनको नौकरियों के अंदर लाए, उनके उत्थान के लिए, गरीब के उत्थान के लिए काम किया, और ये महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर के अंदर, हम जिसके रामपुर के बात कर रहे थे, सबसे बड़ा पसमानदा सम्मेलन हमने रामपुर के अंदर किया था, और रामपुर की सीट हम जीते थे। 52% मुसलमान होने के बाद भी हम रामपुर जीत गए थे। चलिए ठीक है। इसके बाद लगातार समाज साथ आ रहा है। अररिया की सीट भी देख लीजिए। अररिया में 39% मुस्लिम वोटर है। 2019 में यहाँ हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हो गया था, इस वजह से बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ जीत गया था। प्रदीप सिंह ने आरजेडी के सरफराज आलम को हराया था अररिया पर। इसे लेकिन एक बात हमने इसमें चर्चा में आई है कि क्या मुस्लिम वोटर जो है वो ये देख करके वोट करता है कि भाजपा के उम्मीदवार को कौन हरा सकता है। मुफ्ती साहब ने शोर इशारा किया था कि बात में हकीकत है, सच्चाई है ना? बिल्कुल मैंने इशारा किया, बल्कि मैं इसकी तफसीलात भी आपको दे सकता हूं। तो ये बीजेपी को हराने से अपनी पसंद के उम्मीदवार को जिताने तक का सफर कैसे तय होगा? सौरभ, एक याद करो, आपको अगर याद आ जाए, और जितने भी मेरे यहाँ पैनलिस्ट भाई बैठे सबको याद आ जाएगा कि अरशद मदनी ने कहा था कि मोदी को जो हराए उसको वोट दो। याद है आपको वो वीडियो? नहीं तो अगर आप निकलवा भी सकते हैं, आज दिखा भी दे तो अच्छा है, ताकि देश देख ले और यहाँ मेरी बात को कोई झुठला ना सके। हमेशा हमारे मजहबी लोग इस तरह की बातें करते रहे कि जहां मोदी को जो कैंडिडेट हरा रहा है, और फिर हुआ भी वैसा ही, कहीं बसपा का कैंडिडेट था, कहीं सपा का था, कहीं आरएल, जो भी था वो जो हरा रहा था वैसा हुआ। लेकिन ये बात सच्चाई है
कि आज के वक्त में और उस 10 साल के वक्त में मैं खुद से फर्क देख रहा हूं, और ये मोदी जी की काबिलियत है। आज मैं देख रहा हूं कि मुसलमान चौराहे पर आकर के कह रहा है कि हाँ ये मोदी जी ने कराया, ये मकान मोदी जी ने दिया है, ये शौचालय मोदी जी ने दिया है, ये सिलेंडर मोदी जी ने दिया है। और सौरभ भाई, अरे ठीक है, सिलेंडर दिया मोदी जी ने, घर बना दिया, टॉयलेट बना दिया, सब बना दिया, लेकिन वोट मुझे 1-2-4% दिख रहा है। छोड़ दीजिए उसको। मोदी जी के राज में फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राम का मंदिर भी बन गया अयोध्या के अंदर। अब मुझे बताइए, अब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको इस बात से तकलीफ भी होती है, जिनको लिखता है कि यहां तो पहले बाबरी मस्जिद खड़ी थी, उसकी जगह पर अब राम का मंदिर दिख गया। तो ऐसे काम भी तो इस सरकार में हो रहा है ना। क्या उनको स्वीकार कर पा रहे हैं मुसलमान? नहीं, देखिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान लड़ रहा था, दोनों पक्ष लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए अदालत उज़्मा है। सुप्रीम कोर्ट पर हम कैसे टिप्पणी करेंगे? और हमेशा से ये मजहबी लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जो उस वक्त थे वली रहमानी, जो लड़ रहे थे, अब के जनरल सेक्रेटरी, या जमीयत के दोनों सदरों को आप देख लीजिएगा, हमेशा आप ही के 10 बार शो में आके कह गए होंगे कानून सर्वोपरि है, जो अदालत कहेगी वो करेंगे। और फिर उनको इस बात की चीज होती है कि वहां राम मंदिर क्यों बन गया? भाई अदालत उज़्मा का ऑर्डर था इसलिए बन गया। मुबारकबाद नहीं दे सकते तो कम से कम नफरत की बात आप बिहार की सीट चला दीजिए इस पर जी। नहीं सर, मैं आज ईमानदारी वाली बात हो रही खुलकर। जी। मैं ये कह रहा हूं कि जब वहां राम मंदिर बन गया तो लोगों में इस बात, मुस्लिम समाज में क्या टीस है इस बात की? है सौरभ भाई, टीस है ना? है बिल्कुल। हाँ, तो है, हमको और बताना वो आती है चाहिए भाई, सोशल मीडिया पर सामने आइए, फेसबुक पर आइए, व्हाट्सएप पर आइए, और अगर किसी मेरे जैसे आदमी ने बड़ा दिल करके मुबारकबाद दी है तो उसको माँ बहन की गालियां खानी पड़ी है, उसको समाज का बाइकाट झेलना पड़ा है। क्या नहीं झेला है? सबने झेला है। और इस बात को हम जानते हैं कि जब सही बात करने की कोशिश की गई है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, राम मंदिर बन गया, सरकार ने तो नहीं बनाया, सरकार का तो निर्णय नहीं था, या हिंदुओं ने खुद से जबरदस्ती नहीं बना लिया था जाकर के। उसके बावजूद ओवैसी जैसे लीडर और ऐसे सैकड़ों लीडर थे जो आज भी कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद को कभी नहीं भूलेंगे, और मुसलमान उस पर नाराए तकबीर बुलंद करता है। आपने दिल्ली में देखा, एक पुलिस वाले ने हरकत तो फिर की, क्या बदल गया? अभी आप कह रहे थे 10 साल में बहुत बदल गया, क्या बदला फिर? आम मुसलमान जो है, पसमानदा मुसलमान जो है, या यानी कमजोर मुसलमान जो है, वो मोदी जी की बात को सुन रहा है, ये बदल गया। मैं फिर बात कह रहा हूं, वो ये भी तो देख रहा है कि वही मोदी राम जी के मंदिर में जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी तो उस दिन मोदी जी का भाषण हो रहा था। देखिए सुनिए, राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया, यही तो मैं बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। सुप्रीम कोर्ट के लेकिन मोदी जी की सरकार के वक्त बना। तो भाई इसमें मोदी जी की क्या गलती है? सरकार तो जिसकी भी होती, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता वो तो बनना ही था। तो जो समझदार मुसलमान है वो समझ भी रहा है, और जिसको राजनीति करनी है वो खुल के कह रहा है कि मोदी जी ने बनाया है। भाई एक आपने सौरभ भाई ये भी तो देखा होगा डबल स्टैंडर्ड, कि सुप्रीम कोर्ट अगर साध्वी प्रज्ञा को कहे कि भाई आप जाए, आप बरी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। और अगर लेकिन आपने कहा एक टीस है, एक टीस है, बिल्कुल है, और वो निकल के आती भी है सामने। वो जब मौका होगा निकल के आएगी। अब ये तो मुझे मैंने उनसे पूछा था, ये बासित अली साहब की, या आपने इन्होंने बीजेपी जब ज्वाइन करी तो आप जब ये जाते हैं वोट मांगने बीजेपी के लिए तो क्या होता है? मुझे पता है, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, इनका तो परिवार बसपा से है, बसपा ही थे। तो आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो क्या हुआ उस वक्त? जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो बसपा में थे। 2 महीने मुझे घर से बाहर रहना पड़ा, पिताजी नाराज हुए, लेकिन आज वो मेरे साथ हैं, वो पूरा परिवार साथ है। लेकिन ये आप क्यों आए बीजेपी में, क्यों आए थे? देखिए, जब मैं राजनीति में आना चाहा तो मुझे लगा कांग्रेस में आना चाहिए मुसलमान को। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब मैंने अखबारों में पढ़ा, माहौल को देखा, तो कांग्रेस के रोज कोई ना कोई घोटाले सामने आया करते थे। फिर मैं सपा को देखा, सपा के लोग लगातार, उत्तर प्रदेश में सरकार थी सपा की, तो वो गुंडागर्दी, और फिर मैंने सब देखने के बाद, मुझे अटल जी को सुनने के बाद, देखने के बाद मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, मुझे इसमें आना चाहिए। मैं अपने लीडरशिप के पास गया, मैंने उनसे इच्छा जताई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूं। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और राजेंद्र अग्रवाल जी सांसद मेरठ से थे, उन्होंने मेरी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई। उसके बाद लगातार मेरा विरोध हुआ, परिवार से हुआ, क्योंकि मैंने उनको विश्वास में नहीं ले पाया। लेकिन जब मैंने काम किया, फिर मेरे साथ आए, और आज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में अपने परिवार की सोच बदल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज बदली है। सर ब्रेक ले लूं मैं। एक सेकंड, बस 30 सेकंड में। मुफ्ती शमून साहब कासमी, बासित भाई, मैं, ये ऐसे तीनों पुराने लोग हैं कि जो सत्ता में आने से बहुत पहले से बीजेपी की विचारधारा के साथ, ये बीजेपी लीडर के साथ, लीडरशिप के साथ मिले रहे। हम लोग वो नहीं कि जो सत्ता के साथ आए बेकर के, जैसा आजकल बहुत लोग आ गए हैं, वैसा नहीं है। तो बासित भाई हो, मुफ्ती साहब हो, बड़ा मुजाहिदा किया है, बहुत मेहनतें की हैं, और हमेशा समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। चलिए।